हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। सुप्रीम कोर्ट में वसीम रिजवी की पिटीशन खारिज हो गई। 50,000 की उनके ऊपर कॉस्ट लगा दी गई। मेरा ख्याल था कि वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर कुछ ना कुछ सबक ज़रूर मिला होगा, लेकिन ये देखिए उन्होंने क्या बयान दिया है। अधिवक्ताओं के साथ बातचीत में यह बात तय की गई है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस कुरान की 26 आयतों के सिलसिले में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इस मामले को ले जाएंगे। वसीम रिजवी दो चीजें कह रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि उनकी अपने अधिवक्ताओं से बात हो गई है, उनके एडवोकेट से बात हो गई है और उनसे बातचीत के बिना पर वो सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। हर नागरिक का, हर लिटिगेंट का ये राइट है कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले से मुतमईन नहीं है तो वो रिव्यू में कोर्ट जाए। आमतौर से रिव्यू जजमेंट्स का होता है और बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट होता है। रिव्यू की प्रोसीडिंग्स चैम्बर में होती हैं, ओपन कोर्ट में नहीं होती। उसी बेंच के सामने होती हैं जिसने फैसला दिया है। और रिव्यू जब एक्सेप्ट होता है जब कोई एरर अपरेंट ऑन रिकॉर्ड पॉइंट आउट किया जा सके। यहां पिटीशन एडमिशन की स्टेज पर डिसमिस हो गई। कोई बहुत लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं है, जजमेंट तो कोई है ही नहीं क्योंकि कोई बहस नहीं हुई। इसलिए इस बात की उम्मीद कि यह रिव्यू एक्सेप्ट होगा बहुत कम है। अब यह कि उनको अगर उनके वकला हजरात कुछ बेवकूफ बनाकर या कुछ और पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ और फीस उनसे लेना चाहते हैं कि उनका हक है। दूसरी चीज जो वसीम रिजवी ने कही कि वो इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे, इसको आगे तक ले जाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। अब मैंने कितनी जनरेशंस लॉयर्स और जजेस की पढ़ा दी। 350 वीडियो बनाकर पूरे देश को कानून पढ़ा रहा हूं। अच्छा होता अगर वसीम रिजवी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को फॉलो करें और कुछ कानून को समझें। लेकिन आज के इस छोटे से एपिसोड में इंटरनेशनल लॉ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि कौन से केसेस आईसीजे में जाते हैं, कब वो जाते हैं, किस तरह की फंक्शनिंग है आईसीजे की। क्या वसीम रिजवी आईसीजे जा सकते हैं या देश को बेवकूफ बना रहे हैं अपनी चीप पब्लिसिटी पाने के लिए। जिस तरह का उन्होंने एक पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था, अब वही उस पर्टिकुलर कैडर को कैटर करने के लिए एक नया शगुफा छोड़ दिया कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। आइए लीगली इस चीज को समझते हैं। अभी जब निर्भया केस में कन्विक्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कह दिया कि अब इनको फांसी दी जाए, उनकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट हो गई, तब भी लोगों ने कहा था कि आईसीजे में जाके इसे स्टे करा दें। आईसीजे के पास ऐसी कोई पावर नहीं। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो जिन साहब ने छुट्टी ली थी और जिनकी जगह पर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था उनका नाम था मुशीर आलम साहब। मेरी अर्ली ट्रेनिंग उन्होंने की थी। बहुत अच्छे टीचर थे, बड़े कमिटेड टीचर थे। क्योंकि वो इंटरनेशनल लॉ पढ़ाते थे और मेरा अपॉइंटमेंट उनकी लीव वैकेंसी पे हुआ तो मुझे भी 1 साल इंटरनेशनल लॉ पढ़ाना पड़ा। उसके बाद मैंने कभी इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ाया, लेकिन आज वसीम रिजवी की वजह से मैं देश को इंटरनेशनल लॉ पढ़ाना चाह रहा हूं। देखिए, ये पूरा आइडिया कि एक वर्ल्ड कोर्ट हो, पूरी दुनिया के लिए एक अदालत हो, ये सबसे पहले फ्रेंच जूरिस्ट द बॉय ने 1305 में दिया था।
फिर बाद में फ्रेंच राइटर क्रूस ने इसको 1623 में दिया। बाद में फिर फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस हुई 1899 में, और यह हुआ कि एक इंटरनेशनल फोरम हो, कम से कम आर्बिट्रेशन के लिए देशों के बीच। वसीम रिजवी सुन लें, बात हो रही है नेशन स्टेट्स की, बात हो रही है कंट्रीज की, इंडिविजुअल्स की नहीं हो रही वसीम रिजवी की तरह। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी, और लीग ऑफ नेशन के जो आर्टिकल 14 था, कॉवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन, जो ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद बना था, उसने कहा कि एक परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगी, और स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस जो थी उसे एक्सेप्ट किया गया जनेवा में 13 दिसंबर 1920 को, और 1922 में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस फॉर्म हो गई। अब PICJ, परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, का काम यह था कि अगर वो जो मेंबर स्टेट्स हैं लीग ऑफ नेशंस के, और ये देश थे, वसीम रिजवी इसके मेंबर ना हो सकते थे, ना हो सकते हैं, वो जो हैं अपने मैटर्स PCIJ में ले सकते हैं। 1922 से 1940 तक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस ने कंटेंशियस इश्यूज सिर्फ 29 डिसाइड किए और सिर्फ 27 एडवाइजरी ओपिनियन दिए, और UNO के बनने के बाद 1946 में परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिसॉल्व हो गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गई, जिसमें जाने की धमकी दे रहे हैं वसीम रिजवी। आइए जानते हैं किन मुद्दों पर कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा सकता है। आइए पहले तो समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यूरिसडिक्शन क्या है। वो दो चीजों के बारे में, और दोनों चीजों का ताल्लुक इंटरनेशनल लॉ से होना चाहिए। जो वसीम रिजवी कुरान की बात कर रहे हैं, वो कुरान इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दिए हुए हैं। क्या हैं ये सोर्सेज? इंटरनेशनल ट्रीटीज नंबर 1 पे है। क्या कुरान कोई ट्रीटी है जो देशों के बीच में हुई हो? नहीं। दूसरा है कस्टम्स। क्या कुरान देशों की कोई प्रैक्टिस है? नहीं। तीसरा है सिविलाइज्ड नेशंस के प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस। ये बेसिकली म्युनिसिपल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं, देशों के, किसी डिवाइन अथॉरिटी के नहीं। ज्यूरिस्टिक वर्क, इंसानों का वर्क, हुगो ग्रूशियस का वर्क, केल्सन का वर्क, बड़े बड़े ऑथर्स का वर्क, जो इंसान हैं, वो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेस हैं। यानी कुरान किसी भी तरीके से इंटरनेशनल लॉ का सोर्स नहीं है। कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है डिस्प्यूट्स को डिसाइड करना इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ। वसीम रिजवी आ जाएं, थोड़ा सा लॉ पढ़ लें। अब आइए वो जो 2 डिस्प्यूट्स हैं जो ICJ में जाते हैं, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, इस लेक्चर को गौर से सुने, फायदा होगा उनको। पहला तो लीगल डिस्प्यूट, लीगल डिस्प्यूट, थियोलॉजिकल नहीं। कुरान में किसी ने कुछ कंट्रोवर्शियल वर्सेस ऐड कर दी जो रिवील नहीं हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद पर। यह थियोलॉजिकल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन नहीं है।
आइए अब इस डिस्प्यूट पे आते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को दो तरह के मैटर्स को सुनने का राइट है। एक डिस्प्यूट ऑफ लीगल नेचर, जो देश इसके सामने ले जाएं, अमेरिका ले जाए कोई केस, इंडिया ले जाए कोई केस, पाकिस्तान ले जाए, बांग्लादेश ले जाए, देश, व्यक्ति नहीं, इंडिविजुअल नहीं, वसीम रिजवी नहीं ले जा सकता, देश ले जा सकता है। कौन सा विश्व में देश है जो कुरान पर केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहता है? और जब कोई देश भी कोई केस लेके जाना चाहता है तो किसी दूसरे देश के विरुद्ध ले जाना चाहेगा। वो दूसरा देश जिसके विरुद्ध केस जा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जब तक कंसेंट नहीं देगा तब तक केस नहीं सुन सकती इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंडिया, पाकिस्तान में केसेस रहे हैं, अभी उनका जिक्र करूंगा। अगर पाकिस्तान भारत के विरुद्ध इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रहा है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तभी सुन सकती है जब भारत भी ज्यूरिसडिक्शन माने। अगर वसीम रिजवी किसी देश को मना लें और वो देश केस लेके जाना चाहे तो कौन से वो देश होंगे जिनके विरुद्ध वो केस होगा, और वो देश कंसेंट देंगे। देश को बेवकूफ बना रहे हैं धर्म के नाम पर, अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए, सीबीआई के केसेस को छुपाने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए। इतना नहीं गिनना चाहिए। कौन जा सकता है? कंटेंशियस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीजे, कोई किताब खोल के पढ़ लें इंटरनेशनल लॉ की। स्टेट्स कैन गो, और स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ यूपी नहीं है, स्टेट ऑफ एमपी नहीं है, स्टेट ऑफ इंडिया, इंडियन स्टेट। दूसरे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लिया जा सकता है। क्या वसीम रिजवी एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि यह हक दिया गया है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस को। कौन है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, या फिर स्पेशलाइज एजेंसीज। स्पेशलाइज एजेंसीज जाएंगी तो अपने काम के बारे में एडवाइजरी ओपिनियन लेंगी। जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जाएगी तो लीगल क्वेश्चन पर आईसीजे का ओपिनियन ले सकती। तो कौन है आईसीजे के सब्जेक्ट्स जिन पे आईसीजे केस सुन सकती है? स्टेट्स। मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से ये स्टेटमेंट दे रहा है आदमी, इससे साफ जाहिर है कि इसके लीगल एडवाइजर्स को भी लॉ की किताबों को फिर से पढ़ना चाहिए। आईसीजे कोई सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है कि साल भर में हजारों केसेस सुनते हो। 1946 से लेके अब तक टोटल आईसीजे ने 177 केसेस सुने हैं, सिर्फ 177। ऑन एन एवरेज एक साल में आईसीजे 2 या 3 से ज्यादा केसेस नहीं सुनती। बहुत कम केसेस इंडिया से आईसीजे में गए हैं, इंडिया के विरुद्ध या इंडिया ने जो फाइल किए। अभी आपको याद होगा जाधव का केस, हमारा आदमी पाकिस्तान ने पकड़ लिया, उसके साथ जुल्म किया। हमने कहा वियना ट्रीटी का वायलेशन है डिप्लोमेटिक रिलेशंस का। आईसीजे में भारत की जीत हुई। यह केस था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
2017 में फाइल हुआ, 2019 में डिसाइड हुआ। मार्शल आइलैंड वर्सेस इंडिया 2014 का में फाइल हुआ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एरियल इंसिडेंट ऑफ अगस्त 10, 1999 के बारे में था। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ट्रायल ऑफ पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर 1973 में, आपको मालूम है 90,000 पाकिस्तानी फौजियों ने भारत की फौजों के सामने सरेंडर किया था और बांग्लादेश बना था। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बहुत बड़ी सक्सेस थी इंदिरा जी की। उतनी बड़ी सक्सेस अभी तक फॉरेन पॉलिसी में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिली है। फिर पुर्तगाल वर्सेस इंडिया, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी 1955 का केस। फिर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, अपील रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ICAO काउंसिल 1971। इसका मतलब भारत तो सिर्फ एक ही बार गया है जाधव के केस में, वरना पाकिस्तान हमारे विरुद्ध जा रहा है या पुर्तगाल हमारे विरुद्ध गया है। बहुत कम केसेस ICJ में जाते हैं। कौन लेके जाता है केस? देश, व्यक्ति विशेष नहीं लेके जा सकता। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन पे मैंने आपको बता दिया कि 5 ऑर्गन्स ऑफ UN एंड 16 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो यूनाइटेड नेशंस फैमिली की या एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस की हैं वो जाएंगी। जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजरी ओपिनियन किसी भी लीगल क्वेश्चन पे पूछ सकती है। बाकी ऑर्गेनाइजेशंस लीगल क्वेश्चंस विद इन द स्कोप ऑफ देयर एक्टिविटीज सिर्फ इतने पे पूछ सकते हैं। इसलिए वसीम रिजवी इस केस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं ले जा सकते। यह आदमी लोगों को बेवकूफ बना रहा है और धोखा दे रहा है और इसको कानून की ABCD नहीं आती। अगर आप कानून की ABCD जानना चाहते हैं तो लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।